हेलो एवरीवन। और आज हम लोग पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्किंसन डिजीज़ एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जो कि हमारी बॉडी में अनइंटेंडेड यानी कि बिना चाहने वाली और या फिर अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल मूवमेंट्स को कॉज कर देता है। जैसे कि हमारे हाथों पैरों में शेकिंग होने लग जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, हमें चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिम्टम्स ज़्यादातर हमारी बॉडी में धीरे धीरे शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे समय के साथ ही बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे हमारी बॉडी में मेंटल या बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं और फटीग भी हो सकती है। दिस डिज़ीज़ अफेक्ट्स मोर देन मेन देन वुमेन। ज़्यादातर ये मेन को होता है वुमेन के मुकाबले। साइंटिस्ट को इसका अभी तक कॉज़ नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन एग्ज़ैक्टली ये मेन को ज़्यादा क्यों हो रहा है। लेकिन एक क्लियर अगर हम रिस्क देखें तो इसका एक क्लियर रिस्क है एज। वैसे तो पार्किंसंस पहले-पहले उन लोगों में देखा जाता है जो लोग 60 की उम्र के हो जाते हैं, लेकिन अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो हो सकता है कि वो 5 से 10% केसेज़ में 50 की एज से ही उसके छोटे-छोटे सिम्पटम्स नज़र आने लग जाते हैं। पार्किंसंस का शुरुआत में ऑनसेट होना ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनहेरिटेड ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको पार्किंसंस डिज़ीज़ है, तो ये पक्का-पक्का ये शो नहीं कर रहा है कि आपने इसको अपने माता-पिता से इनहेरिट किया है, मतलब लिया है, ऐसा ये ज़रूरी नहीं कहता है। लेकिन हाँ, कई बार पार्किंसंस डिज़ीज़ जीन्स में अल्टरेशन की वजह से भी हो सकता है। पार्किंसंस डिज़ीज़ का कॉज़ क्या है? तो इसका मेन कॉज़ होता है हमारे बेसल गैंग्लिया का डेड हो जाना या फिर उसका फंक्शन प्रॉपर्ली ना करना। और बेसल गैंग्लिया जब सही से फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डोपामाइन जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए ज़रूरी होता है, उसको कम रिलीज़ करते हैं। और जब डोपामाइन हमारी बॉडी में कम निकलता है, यानी कम रिलीज़ होता है, तब वो हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रॉब्लम्स कर देता है और जिसकी वजह से पार्किंसंस डिज़ीज़ हो जाता है। साइंटिस्ट को अभी भी ये नहीं पता है कि न्यूरॉन के डाई होने के पीछे की वजह क्या है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो पार्किंसंस डिज़ीज़ के ऊपर स्टडीज़ अभी भी हो रही हैं। ये हमारे ब्रेन का वो एरिया है जहाँ जहाँ पर बेसल गैंग्लिया पाया जाता है। और फिर उन लोगों को जिन लोगों को पार्किंसंस डिज़ीज़ होता है वो नर्व एंडिंग्स को भी लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एपिनेफ्रिन नहीं बन पाता है। जो कि नॉरएपिनेफ्रिन हमारी बॉडी का एक मेन केमिकल मैसेंजर होता है, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी हार्ट रेट को और हमारे ब्लड प्रेशर को। एपिनेफ्रिन के ना होने से हमारी बॉडी में कुछ नॉन मूवमेंट फीचर्स हो जाते हैं, जो कि हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्किंसंस डिजीज़ की कॉज़ को। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन नहीं बन रहा है, तब पार्किंसंस डिजीज़ होता है। कई ब्रेन सेल्स जो लोगों के होते हैं वो पार्किंसन डिजीज़ में अपने अंदर एक लीवाई बॉडीज़ कंटेन करने लग जाते हैं। लीवाई बॉडीज़ कुछ नहीं होती, मतलब एक तरीके का प्रोटीन होता है, सॉलिड-सॉलिड छोटे-छोटे पार्टिकल्स जब हमारी ब्रेन में हल्का-हल्का इकट्ठा होने लग जाते हैं, तब हम उन्हें लीवाई बॉडीज़ कह देते हैं। ये ज़्यादातर प्रोटीन अल्फ़ा साइन्यूक्लिन के पार्ट होते हैं। हमें नहीं पता है कि अल्फ़ा साइन्यूक्लिन का हमारी बॉडी में एब्नॉर्मल और नॉर्मल फंक्शन अभी भी क्या है, इसके बारे में भी अभी स्टडीज़ चल रही हैं। मतलब अभी मैंने बताया ना कि पार्किंसंस डिज़ीज़ जो है वो अभी भी पूरे तरीके से अभी इसके ऊपर एक ठोस तरीके से बनाया नहीं गया है कि ये डिज़ीज़ क्यों होता है, क्या है? हम लोग अभी इसके ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं। और पार्किंसंस डिज़ीज़ में लीवाई बॉडीज़ देखी जाती हैं और लीवाई बॉडी जो हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं, उसके साथ में हमारी बॉडी में एक कंडीशन और होती है जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। पार्किंसन डिजीज़ के कुछ केसेस हेरिडिटरी भी हो सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक जीन वेरिएंट्स की वजह से होते हैं। कई रिसर्चर्स आज भी बिलीव करते हैं कि जो कई कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में किसी टॉक्सिन्स के आ जाने की वजह से हमें पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है 50 से 60 साल की उम्र तक के बीच में, यानी 50 से 60 साल की उम्र तक के बीच में। सिम्पटम्स देखें अगर पार्किंसंस डिजीज़ के, तो उसके 4 मेजर सिम्पटम्स होते हैं। हमारे हाथ-पैर में ट्रिमर होना और फिर हमारी मसल में स्टिफनेस हो जाना, हमारी मूवमेंट का स्लो हो जाना, हमारी चलने में इम्पेयर्ड बैलेंस यानी चलने में प्रॉब्लम होना और कई बार हम गिर भी जाते हैं। अगर हम अब और बाकी के सिम्पटम देखें तो डिप्रेशन, यूरिनरी प्रॉब्लम या फिर कॉन्स्टिपेशन, चबाने में दिक्कत होना, च्यूइंग में दिक्कत होना यानी कि, और बोलने में भी हल्का बहुत मतलब लड़खड़ाना आवाज़ का, और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं।
पार्किंसंस डिजीज़ के जो सिम्पटम्स होते हैं, वो हर इंसान में अलग-अलग रफ़्तार से बढ़ते हैं। मतलब किसी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और किसी में धीरे-धीरे बढ़ते हैं। कई बार तो जो पर्सन जिसको पार्किंसन डिजीज़ हो रहा होता है, उसको धीरे-धीरे पता भी नहीं चल रहा होता है। लेकिन आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको मतलब देख के या फिर ऑब्ज़र्व करके कई बार बता ले जाते हैं कि अरे आपके अंदर ये थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मतलब आपकी आवाज़ हल्की लड़खड़ा रही है या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे। पार्किंसंस डिजीज़ में एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि आपका जो फेस होता है उनके ऊपर एक्सप्रेशन नहीं होता। मतलब आप जो मन में भाव जो आपको फ़ील हो रहा है यानी कि वो आपके चेहरे पे नज़र नहीं आता है बिल्कुल भी। ये एक इमेज है पार्किंसंस डिजीज़ पर्सन की। और हमारी बॉडी में कॉग्निशन फंक्शंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है पार्किंसंस डिजीज़ में। कॉग्निशन फंक्शंस हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के मेमोरी, अटेंशन और प्लान और अकम्प्लिश करना टास्क को, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से इनमें भी जब प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसे भी पार्किंसंस डिजीज़ के होने की एक कंडीशन के तौर पे कह देते हैं। कुछ समय के बाद में जैसे-जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करता है, हमारी बॉडी में डिमेंशिया धीरे-धीरे डेवलप हो जाता है और हमारी बॉडी में लीवाई बॉडीज़ भी देखने को मिलने लग जाती हैं। इसके बाद में डॉक्टर मतलब एक तरीके से श्योर ही कर देते हैं कि आपको पार्किंसंस डिज़ीज़ ही है। अगर हम पार्किंसंस डिजीज़ के डायग्नोसिस की बात करें, तो अभी इसका कोई कोई प्रॉपर ब्लड टेस्ट या फिर लैबोरेटरी टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। डॉक्टर बेसिकली न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशंस करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अगर डॉक्टर को एकदम एग्ज़ैक्टली क्लियर नहीं है कि उसको पार्किंसन डिज़ीज़ है या नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेंगे मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे, अगर किसी पर्सन को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो। और अगर उसके अंदर ट्रीटमेंट के बाद में थोड़ा-सा फ़र्क नज़र आने लगा, तब भी डॉक्टर कह सकते हैं कि हाँ, उनको पार्किंसन डिज़ीज़ था। या फिर कई बार हम लोग लीवाई बॉडीज़ और डिमेंशिया को फाइंड करते हैं उनके ब्रेन में। अगर लीवाई बॉडीज़ देखने को मिल जाती है, तब भी हम कह देते हैं कि पार्किंसन डिज़ीज़ है। लेकिन लीवाई बॉडी का मिलना ये कन्फर्म नहीं करता है कभी भी कि पार्किंसन डिज़ीज़ ही है। इसीलिए कई बार मिसडायग्नोस भी कंडीशन हो जाती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। अगर हम पार्किंसन डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट की बात करें, तो कोई इसका पर्टिकुलर क्योर नहीं है। लेकिन मेडिसिन जो कि हम पार्किंसन डिज़ीज़ में दे सकते हैं, वो ज़्यादातर हमारी बॉडी में हमारे डोपामाइन के लेवल को बढ़ाने के काम आती हैं। जिससे कि हमारे ब्रेन के केमिकल्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करता है और हमारे ब्रेन में आराम से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फ़्लो करने लग जाती है और हमारी नॉन मूवमेंट जो होती हैं वो हल्की-सी कंट्रोल में आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम पार्किंसंस डिज़ीज़ में ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि हमारी बॉडी में डोपामाइन का जो कंटेंट है उसको बढ़ाए। मेन थेरेपी अगर हम पार्किंसंस डिज़ीज़ में देखें तो वो होता है हम लोग किसी पेशेंट को लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा हम लोग एक और मेडिसिन के साथ में देते हैं कार्बिडोपा के साथ में। लीवोडोपा और कार्बिडोपा मिलके हमारी बॉडी में डोपामाइन का कंटेंट बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिप्लेनिश हो जाता है और हमारी मूवमेंट थोड़ी-सी अच्छी हो जाती हैं। जो लोग पार्किंसन डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को लीवोडोपा को कभी भी बिना अपने डॉक्टर को बताए लेने बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे उनके अंदर प्रॉब्लम्स थोड़े दिनों तक नहीं दिखेंगी, फिर वापस से वैसी ही डेवलप होती चली जाएँगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी हम लोग कई बार देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने मेडिकेशन चलाई, और फिर भी पेशेंट में सही से नहीं मतलब उसका अफ़ेक्ट हुआ, तो हम उनको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देंगे। इससे क्या होगा कि डॉक्टर क्या करता है, एक ब्रेन में एक चिप जैसा इलेक्ट्रोड जैसा एक इंसर्ट कर देता है, जो कि हमारे चेस्ट में एक डिवाइस से धीरे से कनेक्ट हो जाता है। इसमें कोई पेन नहीं होती है। ये डिवाइस हमारी बॉडी में धीरे-धीरे स्टिमुलेट करता है स्पेसिफिक एरियाज़ को ब्रेन के, जिसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो कंट्रोल में रहती हैं। और जो पार्किंसन से जो भी पर्सन सफ़र कर रहा है, उसकी मूवमेंट जैसे कि ट्रिमर में ये सब में स्लोनेस आ जाती है। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है वो अब। तो हम ऐसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं, मतलब डिवाइस को किसी की बॉडी में इंसर्ट करवा कर के। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।